नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी हिस्ट्री की क्लास चल रही थी और हिस्ट्री की क्लास में हमने 3 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने सबसे पहला जो टॉपिक था वो सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक सभ्यता और तीसरा जो हमारे भारतीय समाज और विशेषताएं, परिवार, विवाह, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण एवं शहरी जीवन, ये टॉपिक लगता है रीट में प्रथम यूनिट में। तो ये हमने जो प्रथम यूनिट है रीट की भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है 3 क्लासों में। आज की क्लास में हम दूसरी यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी यूनिट का नाम है मौर्य गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर काल। तो मौर्य, गुप्त और गुप्तोत्तर में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मौर्य काल को, यानी कि मौर्य साम्राज्य को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले हमें ये बात पता होना चाहिए कि 323 से 184 ईसा पूर्व में इसका समय काल रहा है। और मौर्य साम्राज्य की जो हमें जानकारी है वो अशोक के शिलालेख से मिलती है। इसके अलावा इसकी जो जानकारी है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है, मैग्नेस्टिस की पुस्तक इंडिका से, विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस से, सोमदेव के कथा सारित सागर से, इसके अलावा सोमेंद्र की व्रत कथा मंजरी से, इसके अलावा कल्हण की राजतरंगिणी पुस्तक से और सिंगली अनुश्रुति के अनुसार दीपवंश और महावंश से भी हमें जो मौर्य साम्राज्य है उसकी जानकारी मिलती है। दोस्तों, आपने ये नोटिस करा होगा कि अधिकांश एग्जाम में ये जो पुस्तकें हैं ये अधिकांशतः पूछी जाती हैं। क्यों पूछी जाती है? क्योंकि इन पुस्तकों में मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें मिलती है। तो चलिए अपन सबसे पहले इनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। आपसे सीधा सुमेलित करने से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि एक तरफ तो क्या दे देगा, पुस्तक दे देगा। भाई एक तरफ तो क्या दे देगा, पुस्तक दे देगा, और दूसरी तरफ उनके क्या दे देगा, लेखक दे देगा। और आपसे क्या कराएगा कि इन दोनों को सम्मिलित कीजिए या असम्मिलित को छांटिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। या सीधा दे देगा कि बताओ अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो किसकी है, तो अर्थशास्त्र किसकी है, कौटिल्य की है। ठीक है। इंडिका किसकी पुस्तक है, मेगस्थनीज की है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है। कथा सारित सागर सोमदेव की है। वृद्ध कथा मंजरी सोमेंद्र की है और राजतरंगिणी कल्हण की है। ठीक है, चलिए अपन अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अशोक के शिलालेखों की बात करते हैं। अशोक के शिलालेखों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेखों को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक वृद्ध शिलालेख, एक लघु शिलालेख। वृद्ध शिलालेख जो है वो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या 14 है। ध्यान रखना, स्थान पूछा जाए वृद्ध शिलालेख के तो आपको बताना है 8 स्थानों से। ठीक है। और अगर आपसे इनकी संख्या पूछी जाए तो संख्या बतानी है 14, जिनमें से 8 स्थानों में से शाहबाजगढ़ी और मनसेरा जो कि पाकिस्तान में है, दोली जोगढ़ जो कि उड़ीसा में है, एरागुडी आंध्र प्रदेश, सोपारा महाराष्ट्र, गिरनार गुजरात, कालसी उत्तराखंड, ये इन 8 स्थानों से जो अशोक है उसके वृद्ध शिलालेख मिले हैं। ठीक है, जिनकी संख्या कितनी है, 14 है। अब संख्या 14 का मतलब ये नहीं है कि अलग अलग 14 हैं, बस ये मान के चलिए कि इनके लेख 14 लेख लिखे हुए हैं, है ना। अब हम बात करते हैं लघु शिलालेख की, जिसमें गुजरा एमपी, मास्की, नेत्तूर, उद्देगोलम ये तीनों कर्नाटका में पड़ते हैं, बाबरू और बैराठ राजस्थान में पड़ते हैं। ठीक है। अशोक के स्तंभ लेख की बात करें तो अशोक के स्तंभ लेखों को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, वृद्ध और लघु। वृद्ध स्तंभ लेखों में अगर हम बात करें तो स्थान अगर आपसे पूछे जाए तो ये मिलते हैं 6 स्थानों से, और अगर इनकी संख्या पूछी जाए तो ध्यान रखना इनकी संख्या है 7। ठीक है, संख्या तो इनसे आधी है और स्थान इनसे 2 कम है, ऐसे ध्यान रख लेना। ठीक है। शिलालेख के स्थान 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, वृद्ध शिलालेख। ठीक है। स्तंभ लेख 6 स्थानों से। वृद्ध शिलालेख की संख्या 14 और स्तंभ लेखों की संख्या 7। राइट। चलिए, अगर हम इनकी बात करें तो वृद्ध जो स्तंभ लेख हैं दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ,
लौरिया अर्राज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, ये तीनों जो है ये बिहार में है। इसके अलावा प्रयाग जो है यूपी में है। लघु स्तंभलेख में सांची एमपी, सारनाथ यूपी, कौशाम्बी यूपी, रुमनदई नेपाल। गुहा लेख यानी कि जो गुफा में बनाए गए जो लेख हैं वो गुहा लेख कहलाते हैं, जिनमें से सुदामा, कर्ण चौपार, विश्व झोपड़ी इत्यादि आते हैं। अशोक के जो सभी अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा में लिखे गए सभी अभिलेख, ध्यान रखना है। अगर इन अभिलेखों में हम बात करें लिपि की, भाषा तो बताओगे कौन सी? प्राकृत। ये सारे के सारे प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन अगर इनकी लिपि पूछ ली जाए तो ध्यान रखना, इनमें जो शिलालेखों में जो वृद्ध शिलालेख हैं, इनमें से जो 2 वृद्ध शिलालेख हैं, शाहबाजगढ़ी और मनसेरा। शाहबाजगढ़ी और मनसेरा जो लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं खरोष्टी में। कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, 2। और इसके अलावा बचे कुछ जितने भी अभिलेख हैं, जितने भी हैं, जिसमें सारे शिलालेख आ लिए, 2 को छोड़कर सारे लघु शिलालेख आ लिए, सारे स्तंभ लेख आ लिए, सभी गुहा लेख आ लिए, ये सारे के सारे ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। ठीक है, शाहबाजगढ़ी और मनसेरा खरोष्टी में, और इसके अलावा जितने भी सारे हैं वो सब ब्राह्मी में। तो इम्पोर्टेंट कौन सा हुआ? आपसे पूछा जाएगा शाहबाजगढ़ी और मनसेरा के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो आपको बताना है खरोष्टी लिपि में। और सबकी अगर भाषा पूछी जाए, ये तो क्या है दोनों? ये दोनों है लिपि, ध्यान रखना। और अगर भाषा पूछी जाए तो आपको बताना है प्राकृत भाषा में। सारे के सारे प्राकृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। चलिए दोस्तों, देखिए वैसे मैंने शॉर्ट में लिख भी रखा है यहाँ कि लघु शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेखों की लिपि ब्राह्मी है, शाहबाजगढ़ी व मनसेरा की लिपि खरोष्टी है, एवं बाकी सभी वृद्ध शिलालेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी है। शिलालेख और स्तंभलेख ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। शिलालेख 8 स्थानों से मिले हैं जिनकी संख्या 14 है, और अब स्तंभलेख 6 स्थानों से मिले हैं जिनकी संख्या 7 है। अशोक के अभिलेखों से उसके प्रशासन, उसके धम्म व उसके निजी जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें से 2 तो फैक्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी अपने को अच्छे से करना है। देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। 750 में टिफेनथेलर के द्वारा अशोक के दिल्ली मेरठ स्तंभ को सर्वप्रथम खोजा गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक का जो जितने भी सारे अभिलेख हैं उनमें से सबसे प्रथम या सबसे पहले कौन सा शिलालेख खोजा गया था या कौन सा स्तंभ लेख खोजा गया था? तो आपको बताना है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। किसके द्वारा खोजा गया था? तो स्टेपन या टिफिनथेलर के द्वारा। टिप्पन और थैला ध्यान रख लेना आप तो सीधा, टिप्पन और थैला। ठीक है, 1750 ईस्वी में खोजा गया था। 1737 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को सर्वप्रथम पढ़ा गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? तो आपको बताना है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। कौन से अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा गया? तो अशोक के जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है उसको सबसे पहले पढ़ा गया था। दिल्ली मेरठ को तो खोजा गया है और टोपरा को पढ़ा गया है, ध्यान रखना। पढ़ा किसके द्वारा गया है? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और खोजा किसके द्वारा गया है? टिप्पन और थैले के द्वारा, टिफिनथेलर के द्वारा। ठीक है, अशोक के स्तंभ लेखों की भाषा प्राकृत है, बता चुके हैं। इनकी जो लिपि है वो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामीक है। ये मक्खी को भी मैंने स्कैन कर दिया है। ठीक है, इसकी जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है और मुख्य रूप से 4 लिपियां हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामीका। जिनमें से जो 2 हैं ग्रीक और अरामीका जो हैं ये लिपि के साथ साथ में भाषा भी है, ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से इसकी जो भाषाएं हैं वो कितनी बन जाती हैं? तो एक ग्रीक हो जाएगी, एक अरामीका हो जाएगी और एक प्राकृत, कुल मिला के 3 भाषाएं हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिख भी रखा है कि अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो कुल मिला के 3 भाषाएं हैं, प्राकृत, ग्रीक और अरामीक। सबसे इम्पोर्टेंट है प्राकृत भाषा, क्योंकि जितने भी अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। अब इनमें से जो लिपि है उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो ब्राह्मी लिपि है, एक खरोष्टी लिपि है। क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है कि केवल 2 को छोड़कर, कौन कौन सो को छोड़कर, एक तो शाहबाजगढ़ी और दूसरा मनसेरा,
इन दोनों को छोड़कर, जो कि दोनों स्थान पाकिस्तान में है, इन दोनों को छोड़कर जितने भी स्तंभ लेख मिले हैं वो सब ब्राह्मी में है और ये दोनों खरोष्टी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि जो होती है वो बाएं से दाएं होती है, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जो अपन लिपि लिखते हैं, और जो खरोष्टी लिपि होती है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, उल्टी लिखी जाती है खरोष्टी। ठीक है। लघु शिलालेख, वृद्ध स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख तथा गुहा लेख की लिपि ब्राह्मी है, बहुत पहले पढ़ चुके हैं। शाहबाजगढ़ी व मनसेरा से प्राप्त अभिलेखों की लिखी खरोष्टी लिपि है। अब इसमें एक डायग्राम है, इसको आप डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। देखिए इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में दो सड़क हैं। एक सड़क है उत्तरापथ जिसकी राजधानी है तक्षशिला, और एक सड़क है दक्षिणापथ जिसकी राजधानी है स्वर्णगिरी। दोनों को ध्यान रखना है, उत्तरापथ की तक्षशिला, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी। अब उत्तरापथ कहाँ से कहाँ तक है, तो उत्तरापथ जो है ये सड़क पुष्पकलावती से चलकर सोनार गांव तक है। सोनार गांव वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। और इसी उत्तरापथ, इसी सड़क के ऊपर एक शहर है जिसका नाम है पाटलिपुत्र। तो आपको ध्यान रखना है पाटलिपुत्र उत्तरापथ पर है। ठीक है। इसी के पास में इसकी एक राजधानी है जिसका नाम है तक्षशिला, और तक्षशिला से जो शिलालेख मिले हैं वो अरेमाइका लिपि में लिखे हुए हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। इसी के पास में है कांधार, ये एरो लगा रखा है, कांधार इधर। ठीक है, ये कांधार है। कांधार से शेर ए कुना अभिलेख मिला है जो कि यूनानी और अरेमाइका दोनों लिपियों में है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं नीचे की तरफ, दक्षिणापथ की तरफ। दक्षिणापथ की अगर बात करें तो ये श्रावस्ती से चलकर प्रतिष्ठान तक जाता है। श्रावस्ती यूपी से चलकर कहाँ तक जाता है, प्रतिष्ठान तक जाता है। ठीक है। इस सड़क यानी कि ये सड़क जो है इसे दक्षिणापथ कहा जाता है, और इसकी जो राजधानी है वो स्वर्णगिरी है। इसके अलावा आपको दो बंदरगाह मिलेंगे, भृगु कच्छ बंदरगाह और ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ठीक है, दोनों को ध्यान रखना है, जिनसे व्यापार केंद्र थे, प्रमुख रूप से व्यापार होता था यहाँ से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इनको पढ़ लेते हैं। तक्षशिला से प्राप्त अशोक के शिलालेख अरेमाइका लिपि में है, हम बात कर चुके। तक्षशिला उत्तरा पक्ष की क्या थी, राजधानी थी। जबकि कांधार से प्राप्त अशोक के शेर ए कुना अभिलेख यूनानी व अरेमाइका लिपि में है। शिलालेख की अगर बात करें तो शिलालेखों को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक वृद्ध शिलालेख, एक लघु शिलालेख। वृद्ध शिलालेख, इन शिलालेखों से अशोक के प्रशासन की जानकारी मिलती है। ये वृद्ध शिलालेख 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हैं। दोस्तों जो डायग्राम हमने देखा था उसका केवल थ्योरेटिकल पार्ट है ये। ठीक है, इन 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, इनमें 14 आज्ञाएं लिखी हुई हैं। ठीक है, अतः इसे चतुर्दश शिलालेख कहा जाता है। धौली व जोगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझे थोड़ा सा इसको तो ध्यान से देखिए। धौली व जोगढ़ जो कि उड़ीसा में है, इन शिलालेखों में 11, 12, 13 नंबर का शिलालेख नहीं है, जबकि इनके स्थानों पर 2 अलग अलग लेख उत्कीर्ण हैं। दोस्तों इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है कि अशोक ने जब स्तंभ लेख या शिलालेख लिखवाए थे उस समय अपना दिमाग यूज किया था। क्या यूज किया था? पहली बात तो आप ये समझें कि धौली और जोगढ़ कहाँ पर पड़ते हैं, ये पड़ते हैं उड़ीसा में। कहाँ पड़ते हैं? उड़ीसा में पड़ते हैं। और इन स्थानों पर 11, 12, 13 जो नंबर के लेख हैं वो नहीं है। अब ये क्यों नहीं है? क्योंकि 11, 12, 13 जो नंबर के लेख हैं दोस्तों, उनमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। इस बात को ध्यान रखना। किसका वर्णन किया गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अब कलिंग कहाँ पर पड़ता है? तो कलिंग पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में। और ये जो धौली जोगढ़ है ये भी कहाँ पड़ते हैं? ये भी उड़ीसा में पड़ते हैं। तो कलिंग युद्ध में आप जानते हैं कि बहुत ही भीषण नरसंहार हुआ था, जिससे मतलब उन्होंने बाद में जब इस नरसंहार को देखा था कि उस मैदान में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी, इतने खून खराब हो गया था। तो इसी से उसके जो हृदय परिवर्तन हुआ था बाद में अशोक का, और इसी के बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो दोस्तों इसी घटना से आहत होकर उन्होंने ये देखा था कि अगर ये बात उड़ीसा के लोगों को बाद में पता चलेगी, क्योंकि शिलालेख क्यों लगाए जाते हैं कि ये घटनाएं बाद तक जारी रहे, जो हम काम करवा रहे हैं
वो काम बाद तक याद रहे, इस वजह से शिलालेख या गुहालेख लिखवाए जाते हैं। तो अशोक ने ये सोचा कि कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ है, उड़ीसा के लोग मारे गए हैं, और अगर इन्हीं को आप 11, 12, 13 में कलिंग युद्ध के वर्णन को ही अगर उड़ीसा में लगवा देंगे तो बाद में जब इनको उड़ीसा के लोग देखेंगे तो वो भी आहत हो जाएंगे। इस वजह से वो दुखी नहीं हो, इस वजह से 11, 12, 13 नंबर के जो लेख हैं इनको इन्होंने यहाँ से हटवा दिया था। ध्यान रहेगा दोस्तों कि धौली और जोगड़ जो कि उड़ीसा में पड़ते हैं, इन शिलालेखों में 11, 12, 13 नंबर के लेख जिनमें कलिंग युद्ध का वर्णन है उनको यहाँ से हटवा दिया था और इनके स्थान पर 2 अलग लेख उत्कीर्ण करवाए थे। ठीक है, हमने ये तो पता ही है कि जो वृद्ध शिलालेख थे वो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और प्रत्येक शिलालेख में 14 बातें लिखी हुई हैं। कितनी बातें लिखी हुई हैं? 14 बातें लिखी हुई हैं। इनमें से 11 नंबर की बात, 12 नंबर की बात, 13 नंबर की बात को इन्होंने हटवा दिया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अशोक के शिलालेखों की। तो अशोक के शिलालेखों में दोस्तों आपको मुख्य रूप से 14 लेखों में से 2-3 लेख ध्यान रखने हैं, जिनमें से आपको एक तो याद रखना है तीसरा लेख। तीसरा लेख में 3 अधिकारियों का वर्णन है, एक प्रादेशिक अधिकारी, एक रज्जुक अधिकारी और एक युक्त नामक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अधिकारियों का जो वर्णन है वो अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? तो प्रादेशिक, रज्जुक, युक्त नामक जो अधिकारी है उनका वर्णन तीसरे लेख में मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रदेश का जो अधिकारी वो क्या कहलाता था? प्रादेशिक कहलाता था। भूमि से संबंधित अधिकारी क्या कहलाता था? रज्जुक कहलाता था। और रज्जुक की सहायता के लिए कौन होता था? युक्त नामक अधिकारी होता था। तो इस प्रकार से 3 अधिकारी थे, राइट, 3 अधिकारी तीसरे लेख में, ध्यान रहेगा। अब बात करते हैं 5वें लेख की। तो 5वें लेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अशोक के धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख कौन से शिलालेख में है? तो अशोक के 5वें लेख में है ये। ठीक है, धम्म महामात्र कौन होते थे? कि वो जो धर्म का प्रचार प्रसार करते थे उन्हें धर्म महामात्र कहा जाता है और इनकी नियुक्ति का उल्लेख 5वें लेख में है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 13वां लेख। 13वें लेख में दोस्तों कलिंग आक्रमण की जानकारी है। वैसे कि तो 11, 12, 13 तीनों में ही है, लेकिन मुख्य रूप से जो कलिंग युद्ध है उसकी जो जानकारी है वो 13वें अभिलेख में है। ठीक है, ध्यान रहना चाहिए। अब बात करते हैं 273 BC में, यानी कि 273 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठ गया था और 269 BC में राज्याभिषेक हो गया था और 261 BC में कलिंग आक्रमण हुआ था। ठीक है, 3 डेट याद रखनी है आपको। 273 गद्दी पर बैठा, 269 में राज्याभिषेक हुआ या 261 में कलिंग आक्रमण। अब कैसे याद करेंगे? तो मैंने लिख रखा है, देखो 273 में से 4 घटाएंगे क्यों? क्योंकि उल्टा चलता है, ईसा पूर्व है ना ये। हालांकि सारणी मैंने बताई होगी आपको कि ये ईसा मसीह का जन्म से 0 से स्टार्ट होती है, इधर ईसा पूर्व होता है, ईसा के जन्म से पूर्व, और ईसा के जन्म के बाद में ईस्वी होती है। ठीक है, जिसे अपन सन कहते हैं, 2010, 11, 12, इधर तो बढ़ती है और ये घटते जाते हैं, 1, 2, 3, 4, ये इधर बढ़ते हैं। ठीक है, ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इनकी बात हम और कभी करेंगे, फिलहाल आप इनको देखिए। आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। 273 BC पे गद्दी पे बैठा, 4 साल में 99 भाइयों की हत्या करी और खुद राज्याभिषेक करा लिया। तो 273 में से 4 गए तो 269 में क्या करा लिया? राज्याभिषेक करा लिया। उसके 8 साल बाद, 4 साल बाद तो राज्याभिषेक, उसके 8 साल बाद में क्या हुआ? कलिंग पर आक्रमण। तो 261 BC में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो वृहद शिलालेख हमारे कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं लघु शिलालेख। तो लघु शिलालेख, यहाँ से अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उद्देगुलम, बाबरू। ठीक है, शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की लघु शिलालेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है, इस बात को ध्यान रखना है। अशोक के बाबरू लघु शिलालेख को त्रिरत्न शिलालेख कहा जाता है। दोस्तों हालांकि इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है मैंने उनको येलो कर रखा है, तो इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान दे के करें, क्योंकि अशोक इसके माध्यम से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ के प्रति आस्था प्रकट करता है। किसके प्रति? बाबरू शिलालेख के प्रति। अतः इसे त्रिरत्न शिलालेख कहा जाता है, क्योंकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध धम्म संघ, ये हैं। ठीक है,
मास की शिलालेख के अनुसार इसे बुद्ध शाक्य कहा गया है, इस बात को भी ध्यान रखें। स्तंभ लेख, स्तंभ लेख दो प्रकार के, वृद्ध स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। वृद्ध स्तंभ लेख, इनमें लेखों की जो संख्या है वो कितनी है? 7 है, जो कि विभिन्न 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सातों लेख केवल दिल्ली टोपरा से प्राप्त हुए हैं, इस बात को भी ध्यान रखें। बाकी सभी वृद्ध स्तंभ लेख 6 बातें लिखी हुई हैं, बाकी सब में 6 बातें लिखी हुई हैं, और दिल्ली टोपरा वाले में जो कंप्लीट जो है 7, वो 7 लिखी हुई है। 7वां जो स्तंभ लेख है वो केवल दिल्ली टोपरा में ही सुरक्षित है, इस बात को ध्यान रखें। याद कैसे रखेंगे? तो याद मैंने ट्रिक लिख रखी, छोटी सी ट्रिक देखो, टोपी, टोपी से याद रख लेंगे। टोपी मतलब हेलमेट, हेलमेट सुरक्षित रखता है ना। तो जो दिल्ली टोपरा है उसमें ही सुरक्षित है 7वां भी लेख। दिल्ली टोपरा के 7 लेखों में दूसरे व 7वें लेखों में धम्म की जानकारी मिलती है। अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र से ली गई है, इस बात को भी ध्यान रखें। शम्स ए सिराज अफीफ के अनुसार के द्वारा तारिक ए फिरोजशाही नामक पुस्तक की रचना करी गई, जिसे फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी मिलता है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को सुनहरी लाट, भीम लाट, फिरोज शाह लाट और शिवालिक लाट भी कहा जाता है। तो दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जो सर्वप्रथम क्या किया गया था? पढ़ा गया था। बात कर चुके ना इनकी? हाँ, ध्यान रखना। सबसे पहले पढ़ा जाने वाला दिल्ली टोपरा, सबसे पहले खोजा देने वाला दिल्ली मेरठ, राइट। अच्छा, इनके आगे ये देखा होगा आपने, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ। तो इसे दिल्ली टोपरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें टोपरा यानी कि हरियाणा से दिल्ली में शिफ्ट किया गया था, इन्हीं कारण इसे क्या कहा गया है? दिल्ली टोपरा कहा गया है, ठीक है। किसके द्वारा शिफ्ट किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, जो तत्कालीन दिल्ली के सुल्तान थे। तो ये उपनाम आपको ध्यान रखना है। इसे ही सुनहरी लाट, भीम लाट, फिरोज शाह लाट, शिवालिक लाट कहा जाता है। किसको? दिल्ली टोपरा को। अब बात करते हैं लघु स्तंभ लेख की। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं इसको, देखिए। लघु स्तंभ लेख में आपको 2 ध्यान रखने हैं, सारनाथ यानी कि यूपी वाला और सांची का स्तूप, ठीक है। सारनाथ स्तूप और सांची का स्तूप। आप सारनाथ स्तूप को समझ लीजिए, सांची का ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें होता क्या है कि एक यष्टि होती है, इसके ऊपर फलका होता है, जिसके ऊपर 4 पशु की आकृति होती है। इनमें मुख्य रूप से ये ध्यान रखने क्रमशः हाथी, घोड़ा, पालकी, हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह, ठीक है। 4, हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह। हाथी, घोड़ा, बैल यानी कि वृषभ और सिंह, ठीक है। इसके ऊपर अधोकमल होता है, फिर इसके ऊपर फिर एक फलका होता है, और उसके ऊपर फिर 4 सिंह की आकृति होती है। 4 सिंह की आकृति होती है, और फिर उसके ऊपर एक चक्कर होता है, अंतिम चक्कर होता है, ठीक है। वैसे चक्कर 2 होते हैं, यहाँ पे भी एक चक्कर होता है, यहाँ पर पशु की आकृति के पास में। यहाँ पे जो चक्कर होता है जिसमें 24 आरे होते हैं, आरे मतलब तिल्लियाँ, 24 तिल्लियाँ होती हैं। और जबकि जो सबसे ऊपर जो चक्कर होता है, इसमें 32 आरे होते हैं, 32 तिल्लियाँ होती हैं, ठीक है। ये जो 32 तिल्लियों वाला आरा है, या ये जो चक्कर है, इसे अपन धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। अब इसमें याद क्या रखना है? सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपके 4 पशु की आकृति। इन 4 पशु की आकृति को आपको क्रम से ध्यान रखना है कि एक तो हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह, ठीक है। इधर देखिए सांची के स्तूप में जो 4 पशु की आकृति है, इनके स्थान पर दाना चुगते हुए हंस की आकृति है, बस। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, ठीक है। वही यष्टि है, वही फलका है, वही अधोकमल है, दूसरा फलका है, वही 4 सिंह की आकृति है। इसके ऊपर फिर से यहाँ से धर्म चक्र परिवर्तन है, यानी कि अंतिम चक्र दिया गया है। तो सब कुछ सेम है, बस केवल आपको ये ध्यान रखना है जो आपके 4 पशु थे, हाथी, घोड़ा, वृषभ, सिंह, इसके स्थान पर दाना चुगते हुए हंस की आकृति है। किसमें? सांची के स्तूप में, ठीक है।
सांची स्तंभ लेख में 4 सिंगों के नीचे दाना चुगते हुए हंस की आकृति है। अशोक के शिलालेखों, अशोक के अभिलेखों में केवल उसकी एक पत्नी कारुआकी और एक पुत्र तीवर का वर्णन है। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख यूपी में मिलता है, यानी कि इन दोनों का जो उल्लेख है वो लघु स्तंभ लेख यूपी में मिलता है, कौशाम्बी में। चलिए अब अंतिम जो था अपना गुहा लेख, उसकी बात कर लेते हैं। अशोक ने बिहार में स्थित बराबर की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए, ध्यान रखना कौन से संप्रदायों के लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए सुदामा कर्णचौपार विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण कराया था। तो सबसे पहले ये बात याद रखना, सुदामा कर्णचौपार विश्व झोपड़ी ये गुहा लेख है और इनका जो निर्माण है वो किसने कराया था, अशोक ने करवाया था। किसके लिए करवाया था, आजीवक संप्रदाय के लिए करवाया था। अशोक के पुत्र दशरथ ने बिहार में स्थित नागार्जुन की पहाड़ियों में आजीवन संप्रदाय के लिए गोपी, लोमर्सी, वडथिका इन गुफाओं का निर्माण कराया था। कृत्रिम गुफाएं बनवाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो अशोक था। ठीक है, अब हम बात करते हैं रुम्मनदेई अभिलेख की। नेपाल की तराई में स्थित रुम्मनदेई स्तंभ लेख को अशोक की अर्थव्यवस्था से संबंधित माना जाता है। रुम्मनदेई जो अभिलेख है इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित जानकारी दी गई है। अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी का भ्रमण किया, लुम्बिनी की यात्रा करी और यहाँ से लिया जाने वाला जो कर था जिसका नाम था बलि नामक एक धार्मिक कर, उसको माफ़ कर दिया और भू राजस्व की जो राशि थी जो 1/6 भाग थी उसको घटाकर 1/8 कर दिया। तो इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि रुम्मनदेई का जो अभिलेख है वो कहाँ पर है, वो नेपाल में, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि रुम्मनदेई जो स्तंभ लेख है वो किससे संबंधित है, तो अशोक की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तीसरी बात ये ध्यान रखना है कि अशोक यहाँ ने जब भ्रमण किया था कौन से स्थान पर किया था, लुम्बिनी नामक स्थान पे, तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, धार्मिक कर को माफ किया था। तो यहाँ पर जो धार्मिक कर चलता था उसका नाम क्या था, बलि नामक कर चलता था। और भू राजस्व की जो राशि थी 1/6 थी जिसको घटाकर इन्होंने 1/8 कर दिया था। अब 2-3 बातें इसमें आई हैं। तो लुम्बिनी एक भू राजस्व, तो लुम्बिनी ग्राम को आप जानते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में और लुम्बिनी जो है वो कपिलवस्तु में स्थित है और महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य कुल से संबंधित थे। भू राजस्व की हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से भाग और भोग दोनों ही सम्मिलित होते हैं। मैग्नेटिस के अनुसार अगर हम बात करें तो मैग्नेटिस के अनुसार 1/4 कर लिया जाता था भू राजस्व के रूप में और कौटिल्य के अनुसार 1/6 भाग लिया जाता था। तो हमने कौटिल्य के अनुसार ही अर्थशास्त्र के अनुसार बताया है कि 1/6 भाग लिया जाता था उसको घटाकर इन्होंने कितना कर दिया था, 1/8 कर दिया था। पानगोरिया का गुहालेख, पानगोरिया का जो गुहालेख वह एमपी में, एमपी से प्राप्त पानगोरिया गुहालेख में अशोक को महाराजकुमार कहा गया है। ठीक है, चलिए महास्थान अभिलेख और सोहगोरा ताम्रलेख, ये दोनों एक तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है महास्थान अभिलेख और सोहगोरा जो पड़ता है वो यूपी में पड़ता है। यह इन दोनों से अकाल की स्थिति में अनाज बांटने की जानकारी मिलती है, यानी कि अकाल जब पड़ जाता था तो अशोक के कार्यकाल में अनाज बांटा जाता था लोगों को। अब बात करते हैं रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सौराष्ट्र गुजरात में है। इससे सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। यहाँ से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। सुदर्शन झील के बारे में हम बात करें तो सुदर्शन झील में मुख्य रूप से यहाँ से एक तो चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य शासक, अशोक यानी कि ये भी मौर्य शासक, स्कंदगुप्त ये गुप्त शासक और रुद्रदामन ये शक शासक। तो कुल मिला के कितने मौर्य शासकों की जानकारी मिलती है, तो 2, एक चंद्रगुप्त मौर्य और एक अशोक, 2 की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासक था उसे पुष्यगुप्त वैश्य कहा जाता था, या अशोक का जो प्रशासक था वो तुष्यासप था, स्कंदगुप्त का जो प्रशासक था वो चक्रपालित था, रुद्रदामन का प्रशासक सुविशाख था। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से कितने शक शासकों की जानकारी मिलती है, 1 रुद्रदामन की। ठीक है, कितने गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है, 1 स्कंदगुप्त की, और कितने मौर्य शासकों की जानकारी मिलती है, 2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से की मिलती है, तो एक तो चंद्रगुप्त मौर्य की और एक अशोक की जानकारी मिलती है।
ठीक है, देखिए जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसके काल में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। शक शासक रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में 2 मौर्य शासकों का वर्णन है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का वर्णन है, ठीक है। और एक शक शासक का वर्णन है। शक शासक कौन है? खुद ही था, रुद्रदामन। और एक इनमें से कौन था? वो था गुप्त शासक स्कंदगुप्त। अब हम बात करते हैं मेगस्थनीज की। मेगस्थनीज जो था वो 304 से 299 बीसी में आया था। इसकी जो पुस्तक है वो थी इंडिका नामक पुस्तक की रचना करी थी। हालांकि इंडिका जो है वो अपने मूल रूप में नहीं मिलती है, ठीक है। इसका संकलन किया गया है और इसका जो सबसे पहले संकलन किया गया था वो 1840 में स्वानवेक के द्वारा किया गया था। 1891 में मैक्रेंडल नामक व्यक्ति ने इंडिका का सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? मैक्रेंडल ने, ठीक है। सबसे पहले संकलन किसने किया था? स्वानवेक ने किया था। जानकारी क्या मिलती है? मेगस्थनीज से जो जानकारी मिलती है वो मौर्यकालीन नगर प्रशासन की जानकारी मिलती है, मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है, भू राजस्व की जानकारी मिलती है। कितना कर लिया जाता था? 1/4 लिया जाता। मेगस्थनीज के अनुसार 1/4 लिया जाता था, जबकि कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार 1/6 लिया जाता था। ध्यान रखना, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के लिए पोलीब्रोथा नामक शब्द प्रयोग में लिया है, ठीक है। ये जो पाटलिपुत्र था ये सोन व गंगा नदी के किनारे था। इस प्रकार की जो जानकारी है वो भी मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से ही मिलती है। मेगस्थनीज एक विदेशी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। कौन था मेगस्थनीज? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। इसके अलावा इंडिका की जो असत्य बातें हैं वो भी यहाँ लिखी गई हैं, इनको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए कि इनके अनुसार भारत में दास नहीं थे, भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, भारतीयों को लेखन कला की जानकारी नहीं थी। इंडिका में लिखा गया ये सारी बातें कि मौर्य काल में 7 प्रकार की जाति थी। अब चूंकि जातियों का उल्लेख गुप्त काल में हुआ है, अतः ये बात जो है वो असत्य है कि 7 प्रकार की जातियाँ थी। जातियाँ तो बाद में बनी हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। लेफ्ट साइड में देखिए आप, इंडिका में देखिए डियोनीसियस और हेराक्लीज इन देवताओं का उल्लेख किया गया। अब ये देवता ऐसे ही हैं, देखो वैसे तो देखे तो ये जो डियोनियस है ये शिव है और हेराक्लीज ये कृष्ण है। इन देवताओं का उल्लेख है, शिव का और कृष्ण जी का। याद कैसे करेंगे? देखो इसमें डियोनियस में सी आ रहा है, सी से क्या बनेगा? शिव बन जाएगा। हेराक्लीज में क्या आ रहा है, कैसे क्या बन जाएगा? कृष्ण बन जाएगा। इन देवताओं को उल्लेख है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि मेगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका में इन किन देवताओं का उल्लेख किया गया है? तो डियोनीसियस और हेराक्लीज यानी कि शिव और कृष्ण देवताओं का उल्लेख किया गया है। मेगस्थनीज के उत्तरापथ का उल्लेख करता है। मेगस्थनीज किसका उल्लेख करता है? उत्तरापथ का करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उत्तरापथ का निर्माण हुआ है। शेषासुरी के काल में इस उत्तरापथ को पक्की सड़क में परिवर्तित कराया गया था और जिसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑकलैंड के काल में जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया गया था। उत्तरापथ था जिसे अपन जीटी रोड कहते हैं। इंडिका में समाज को 7 वर्गों में बांटा गया है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट बुक कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र की। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, इसकी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। अर्थशास्त्र में कुल मिला के कितने भाग हैं? तो कुल मिला के 15 भाग हैं, जिसे 15 अधिकरण कहा जाता है। 15 भाग हैं। उपभाग कितने? 180 उपभाग हैं। श्लोक कितने? 6000 श्लोक हैं। 1909 में इसका जो प्रकाशन है वो शाम शास्त्री के द्वारा कराया गया था। किसका प्रकाशन? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का प्रकाशन। प्रथम अधिकरण में जो नाम है इसका वो है विनय अधिकारिक। इसमें राजा के व्यवहार का वर्णन है, यानी कि इसमें मुख्य रूप से सामान्य समस्याओं का वर्णन किया गया है। द्वितीय अधिकरण में अध्यक्ष प्रचार है। इसमें अध्यक्षों के कार्य विभागों का वर्णन मिलता है, यानी कि अपन सीधा सीधा कहें तो अधिकारियों का वर्णन मिलता है। तृतीय अधिकरण का जो नाम है वो है धर्मस्थीय।
यह दीवानी न्यायालयों से संबंधित था, यानी कि भूमि के निपटारों से संबंधित जो न्यायालय होते हैं इन्हें दीवानी न्यायालय कहते हैं, इनसे संबंधित था। और चौथा अधिकरण था, इसे अपन कंटक शोधन नाम देते हैं, कंटक शोधन नाम था चौथे अधिकरण का। ये जो अधिकरण है या ये जो चरण है, ये जो भाग है, ये फौजदारी न्यायालयों से संबंधित था, जिसमें लड़ाई झगड़े से संबंधित जो निपटारे हैं वो होते हैं। पांचवा जो अधिकरण है वो है योगव्रत, योगव्रत नाम है, इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्यों का उल्लेख है। और छठे अधिकरण में जिसका नाम है मंडलयोनि, इसमें सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन है। सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, रीट 2020 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। देखिए सप्तांग सिद्धांत क्या था। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? 7 अंग हैं। कौन कौन से? राजा, सेना, जनपद, दुर्ग, मित्र, कोष, अमात्य। ये राजा है। राजा के कितने अंग, या राज्य के लगा लीजिए, राज्य के कितने अंग? 7 अंग, जिसमें पहला अंग कौन? सबसे प्रमुख अंग राजा, ठीक है। उसके बाद में सेना, जनपद, दुर्ग, मित्र, कोष और अमात्य, ठीक है। छठा अधिकरण था, छठे में 7 सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन है और 7वें में षडगुणी नीति है। उल्टा है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को। 7वें में आपको सप्तांग सिद्धांत नहीं करना है, 7वें में षडगुण नीति करनी है, और छठे में आपको षडगुण नीति नहीं करनी है, सप्तांग सिद्धांत करना है। उल्टा है ये, ठीक है। छठा जो है उसमें सप्तांग सिद्धांत है और 7वां जो है उसमें षडगुण नीति है। षड का मतलब 6 होता है, ठीक है। तो इनको मैंने शॉर्ट में मैं कर देता हूँ, देखिए नीचे एक बार थोड़ा सा। प्रथम में समस्या, दूसरे में अधिकारी, तीसरे में दीवानी, चौथे में फौजदारी, ठीक है। 5वें में कर्तव्य यानी कि अधिकारियों का कर्तव्य, छठे में सप्तांग और 7वें में षडगुण नीति। ध्यान रहेगा। चलिए, अर्थशास्त्र में न तो किसी मौर्य शासक के नाम का उल्लेख है और न ही मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का उल्लेख किया गया है। अर्थात अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र व मौर्य शासकों का उल्लेख नहीं है। किसकी बात करिए? अर्थशास्त्र की, ठीक है। जबकि पाटलिपुत्र का जो उल्लेख है वो किस में था? बताओ किस में था? इंडिका में, ठीक है। इंडिका में मिलता है, जिसमें पाटलिपुत्र का नाम पोलीब्रोथा मिलता है, बताया मैंने अभी। नोट लगा के 2-3 बातें लिख रखे, ध्यान देना। अर्थशास्त्र के अनुसार भू राजस्व 1/6 था, जबकि इंडिका के अनुसार 1/4 था। कौटिल्य के अनुसार 9 प्रकार के दास हुआ करते थे। दक्षिणापथ के बारे में जानकारी अर्थशास्त्र के प्राप्त होती है, जबकि उत्तरापथ के बारे में जानकारी इंडिका से प्राप्त होती है। देखिए, दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी? स्वर्णगिरी। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी, जिसका उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है। जबकि उत्तरापथ के बारे में जानकारी जो है वो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है। ध्यान रहेगा। चलिए, अब देखिए मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन कला यानी कि कला यानी कि बुद्धि और कौशल से संबंधित है। मुख्य रूप से मौर्यकालीन कला को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो राजकीय कला और एक है लोक कला। राजकीय कला को जो संरक्षण है वो राज्य द्वारा दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से अभिलेख, राजभवन, स्तूप वगैरह आते हैं। और जो लोक कला है इसे अपन लोकाश्रय भी कहते हैं, जो कि आजीविका चलाने के लिए होती है, ठीक है। मुख्य रूप से अगर हम बात करें जैसे मूर्ति कला है, मूर्ति कला के जो साक्ष्य हैं वो दीदारगंज, परखम, विदिशा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये मूर्ति कला, ये मूर्ति यानी कि पत्थर से निर्मित होती है, जिसमें मुख्य रूप से यक्ष और यक्षिणियों की जो मूर्ति है वो प्रसिद्ध है। अब हम एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजकीय कला। राजकीय कला यानी कि मौर्यकालीन राजभवन। मौर्यकालीन राजभवन की अगर हम बात करें तो इंडिका के पाटलिपुत्र के लिए, इंडिका में पाटलिपुत्र के लिए पोलीब्रोथा शब्द का प्रयोग किया गया है। पहले पढ़ चुके हम। पाटलिपुत्र सोन व गंगा नदी के संगम पर स्थित है, ये भी बात पढ़ चुके। मौर्यकालीन राजभवनों को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो स्पूनर को दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में राजभवनों का निर्माण लकड़ी के द्वारा कराया गया था, ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में राजभवनों का निर्माण है वो लकड़ी के द्वारा कराया गया था, जिसके साक्ष्य बिहार के बुलंदीबाग व कुम्भरहार नामक
स्थान से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन राजभवनों के निर्माण जो है वो पारीख श्रेणी में किया गया है, पारीख श्रेणी में। ठीक है, पारीख का तो मतलब समझते ही हो आप, पारीख दुर्ग आपने खूब पढ़े होंगे, मैंने कहा ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, खाई हो। मौर्यकालीन राजभवनों में 64 प्रवेश द्वार तथा 570 बुर्ज होते थे। ठीक है, प्रवेश द्वार और बुर्ज को आपको ध्यान में रखना है। 64 प्रवेश द्वार यानी कि ऐसे प्रवेश द्वार होते थे और 570 क्या होते थे, बुर्ज होते थे। ठीक है, मौर्यकालीन स्तूप, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनसे संबंधित जो अवशेष है उनको जिस स्थानों पर रखा गया उन्हें अपन समाधि स्थल या स्तूप कहते हैं। अशोक के काल में लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण हुआ, जिनमें से अधिकतर जो स्तूप है वो नष्ट हो गए। ठीक है, क्यों नष्ट हो गए, क्योंकि इनका जो निर्माण है वो किससे हुआ था, लकड़ी से हुआ था, दीमक वगैरह इनको खा गई। शारीरिक स्तूप, ऐसे स्तूप जहाँ महात्मा बुद्ध व उनके शिष्यों की अस्थियों को रखा गया है, शरीर से संबंधित जो अस्थि होती हैं उनको रखा गया है, ऐसे स्तूपों को अपन शारीरिक स्तूप बोलते हैं। दूसरे होते हैं पारिभोगिक स्तूप, ऐसे स्तूप जहाँ महात्मा बुद्ध व उनके शिष्यों के द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तु को रखा जाता है, उन्हें अपन बोलते हैं पारिभोगिक स्तूप। ठीक है, स्तूप को थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, मान लीजिए ये है महात्मा बुद्ध, ये महात्मा बुद्ध है, ये जैसे स्वर्ग से धारे इनको लेटा दिया गया। ठीक है, उनके बाद में राख का ढेर बचा या उसमें से अपन अस्थियाँ चुनते हैं, है ना, अस्थियाँ बची, उन अस्थियों को एक जगह इकट्ठा किया गया, वहाँ समाधि बनेगी और इसी समाधि को या महात्मा बुद्ध की जो समाधि है उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। स्तूप की अगर बात करें तो इधर देख लीजिए, ये स्तूप बना रखा है। ठीक है, इसमें इसे अपन मोदी कहते हैं। ये प्रदक्षिणा पथ है। प्रदक्षिणा पथ का मतलब ये है जैसे ये मान लीजिए मूर्ति है और इसके चारों तरफ में जो परिक्रमा होता है ना, परिक्रमा अपन देते हैं, इसे अपन परिदक्षिणा पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ठीक है, सबसे जो पहले प्रवेश द्वार होता है इसे अपन तोरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तोरण कहते हैं। अब ऊपर बात करते हैं, देखिए मान लीजिए ये स्तूप का भाग है, इसे अपन कहते हैं अंड। इसके ऊपर एक पार्ट और होता है जिसे कहा जाता है हर्मिका। क्या कहा जाता है, हर्मिका। ध्यान रखना, ये जो हर्मिका होता है ये स्तूप का सबसे पवित्र स्थान होता है, सबसे पवित्र भाग होता है। और एक होता है लास्ट में वर्ष स्थल। ठीक है, चलिए, स्तूप का सबसे पवित्र भाग हर्मिका कहलाता है, जिसमें महात्मा बुद्ध से संबंधित वस्तुओं को रखा जाता था। अब बात करते हैं लोक कला। इसे लोकाश्रय भी कहा जाता है क्योंकि यह कला आजीविका के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। मौर्य काल में पत्थर के द्वारा यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां बनाई गई। पटना के दीदारगंज, मथुरा के परखम, एमपी के विदिशा नामक स्थान से मूर्तियां प्राप्त हुई है। मथुरा के परखम में एक यक्ष की मूर्ति मिली है जिसके लिए मणिभद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं इनके शासकों की, और सबसे पहला जो शासक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 323 बीसी से लेकर 298 बीसी तक इनका कार्यकाल रहा। इसके लिए विलियम जोन्स ने एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस नामक शब्दों का प्रयोग किया चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान एंड्रोकोटस व सेंड्रोकोटस के रूप में की है। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल यानी कि निम्न कुल का कहा है। इस बात को भी ध्यान रखना। किसमें कहा है, विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजकिलम नामक खेल खेलते हुए देखा और 1000 कांसार्पण में चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया था। और चांदी की कांसार्पण क्या होता था, चांदी की मुद्रा होती थी। वैसे तो दोस्तों स्टोरी बहुत बड़ी है। हुआ क्या था कि ये जो चाणक्य जो है वो घनानंद को समझाने के लिए गए थे, और वैसे कहानी बहुत बड़ी में मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। तब घनानंद ने इसका अपमान किया था और इसके धक्का मार के गिरा दिया था। तो चाणक्य जब गिरा था तो उस समय इसकी जो चोटी है वो खुल गई थी, और आपने सीरियल वगैरह में देखा होगा इसकी चोटी है ना, इसकी चोटी खुल गई थी। तब चाणक्य ने ये निर्णय लिया था कि घनानंद आज तूने मेरा अपमान किया है, तो भविष्य में जब भी मैं लौटूंगा तो आपके पास में इस प्रकार से लौटूंगा कि आपके जो राज्य जो भी आपका राज्य है वो सारा का सारा मैं ध्वस्त कर दूंगा, यानी कि मैं अखंड भारत का निर्माण करूंगा इसके लिए।
तो इस प्रकार से वो चल दिया था गुस्से गुस्से में। तब एक वो वन से गुजर रहा था, तभी एक लड़का था, वो एक खेल खेल रहा था, उसका नाम था राजकिलम नामक खेल। राजकिलम खेल क्या होता है कि उसमें एक राजा बन जाता है, चोर सिपाही खेलते हैं ना अपन, ऐसे होता है। उसमें एक बच्चा राजा बन जाता है और बाकी सब सैनिक होते हैं, राजा ऑर्डर दे दे के सैनिकों से काम करवाते रहते हैं, खेल खेलते हैं। तो राजकिलम खेल में जो राजा बना हुआ था वो बना था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन बना हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी काफ़ी लंबी स्टोरी है कि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य वो काफ़ी छोटा था, जो कि एक व्यक्ति के पास में काम करता था, यानी कि इसको भी उन्होंने अंडर में कर रखा था, खुद के शिकारी के अंडर में कर रखा था। तो उससे वो अन्य कार्य कराता था वन वगैरह में। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये देखा, चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने देखा चाणक्य ने, तो चाणक्य ने पता चला कि यार ये राजकिलम में राजा बना हुआ है, इसका मतलब ये व्यक्ति हमारे राजा बनने के लायक है, यही घनानंद को भविष्य में परास्त कर सकता है। हालांकि बच्चा छोटा ही था, इसलिए उस शिकारी से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया। कितने में खरीद लिया? तो इन्होंने 100,000 कांसार्पण में खरीद लिया, यानी कि चांदी की मुद्रा, 1000 का चांदी की मुद्रा दी और उस शिकारी से चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया। चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदने के बाद में इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया चाणक्य ने, और आगे चल के इन्होंने इसको राजा बना दिया। बहुत लंबी मतलब एक तरीके से प्रोसेस है। तो चलिए अपन बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजकिलम नामक खेल खेलते हुए देखा था और उसके बाद में उन्होंने 1000 कांसार्पण में इसको खरीद लिया था। कांसार्पण क्या होती है आपको ये ध्यान रखना है। तो कांसार्पण एक चांदी की मुद्रा होती है। तक्षशिला में चंद्रगुप्त को शिक्षा दी गई, किसके द्वारा दिलाई गई थी? एक तरीके से ये चाणक्य के द्वारा दिलाई गई थी। चंद्रगुप्त ने यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था और सेल्यूकस की पुत्री हेलेना के साथ में विवाह कर लिया था। ठीक है, इसकी जो जानकारी है वो एप्पियानस के द्वारा दी गई है। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के साथ में जो विवाह हुआ था, इसे भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहा जाता है, क्योंकि हेलेना कहा कि थी यूनान की, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। ठीक है, और ये कहाँ का था? इंडिया का था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय विवाह हो गया, ये भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत प्रदान किए थे, चारों ध्यान रखने हैं। सेल्यूकस निकेटर ने एक तो अपनी पुत्री दी जिसका नाम हेलेना था, और उसके साथ में 4 प्रांत दिए। कौन कौन से? एरिया, अराकोसिया, जेट्रोसिया, पेरोपेनिस्टाई। एरिया हेरात, अराकोसिया कांधार, जेट्रोसिया मकरान तट और पेरोपेनिस्टाई काबुल। ठीक है, ये जो 4 प्रांत थे ये चंद्रगुप्त मौर्य को जो है एक तरीके से दहेज में दे दिए थे उन्होंने। अब चंद्रगुप्त मौर्य का भी कुछ फर्ज पड़ता था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को इसके बदले में 500 हाथी प्रदान किए थे। इस बात को भी ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य वैसे तो जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 300 ईसा पूर्व में तुलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। जिसमें जो जैन धर्म है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो प्रथम जैन संगीति किसके काल में हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ठीक है, ध्यान रखना है। किसके नेतृत्व में हुई? तुलभद्र के नेतृत्व में हुई। आपसे पूछे जाए कि जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था, कौन सी जैन संगीति में हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति में हुआ था। ठीक है। अब बात करते हैं बिंदुसार। 298 से 273 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार मगध का शासन बना। यूनानी लेख में बिंदुसार को एमित्रोचेटस कहा गया। क्या कहा गया था? एमित्रोचेटस कहा गया था। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस किसको कहा गया था? वो कहा गया था किसको? पहले ही हमारा जो शासक था, हमने बताया था आपको, जब स्टार्ट किया था हमने चंद्रगुप्त मौर्य को, जब हमने बताया था एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था किसके द्वारा? जेम्स विलियम जोन्स के द्वारा कहा गया था। जबकि जो बिंदुसार है, बिंदुसार को एमित्रोचेटस कहा गया है। इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, क्या कहा गया है? एमित्रोचेटस। इसका जो अर्थ है वो होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। एमित्रोचेटस के साथ साथ अमित्रघात के नाम से भी बिंदुसार के लिए, मतलब ये जो नाम है अमित्रघात, ये भी बिंदुसार के लिए ही मिलता है। जैन साहित्यों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान के अनुसार बिंदुसार के काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जिसे दबाने के लिए बिंदुसार के पुत्र उज्जैन के राजपाल अशोक को भेजा गया। बिंदुसार के काल में सीरिया के शासक
एंटियोकस प्रथम था, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि बिंदुसार के समय सीरिया का शासक कौन था, तो आपको बताना है एंटियोकस प्रथम। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुओं की मांग करी थी, जिसमें मुख्य रूप से एंटियोकस से दार्शनिक मांगे गए थे, सूखी अंजीर मांगी गई थी और मीठी मदिरा मांगी गई थी। 3 मांगे गए थे, जिसमें जो एंटियोकस प्रथम है इन्होंने उनको क्या दे दिया था, सूखी अंजीर दे दी थी, मीठी मदिरा दे दी थी, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया था। ठीक है, एंटियोकस प्रथम ने दार्शनिक देने से मना कर दिया था। बिंदुसार के काल में सीरिया से एंटियोकस प्रथम का राजदूत डाइमेकस भारत आया था। डाइमेकस। मिस्र के शासक टोलमी फिलाडेल्फस सेकंड का राजदूत डायनोसियस भी बिंदुसार के काल में भारत आया था। अब एक डाइमेकस है, एक डायनोसियस है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि ये जो राजदूत हैं ये किसके काल में भारत आए हैं, तो ये आए हैं बिंदुसार के काल में, यानी कि 2 डायन बिंदी लगा के भारत आई। इस तरह से याद कर लेना, वैसे लिख रखा है मैंने चीज़। डाइमेकस सीरिया के शासक, सीरिया से आया था। डायनोसियस मिस्र से आया था। बिंदुसार के शासनकाल में भारत आई थी, यानी कि 2 डायन बिंदु लगा के भारत आई। 2 डायन, डायन मतलब डाइमेकस और डायनोसियस, किसके काल में, बिंदी लगा के, यानी कि बिंदुसार के काल में। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, जबकि इससे पहले हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य, वो किसका था, जैनी था, वो जैन संप्रदाय से संबंधित था। ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल के द्वारा की गई थी। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायी पिंगल वत्स को संरक्षण प्रदान किया था। और आजीवक संप्रदाय एक कैसा संप्रदाय है, भाग्यवादी संप्रदाय है, भाग्य में विश्वास करता है। अब बात करते हैं सम्राट अशोक की। सम्राट जो अशोक है वो 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 तक इनका कार्यकाल रहा है। 273 बीसी में ये गद्दी पर बैठा था। उसके बाद में 4 साल में 99 भाइयों की हत्या करी और 269 ईस्वी में राज्याभिषेक कराया और 261 बीसी में क्या कराया, कलिंग पर आक्रमण किया। ये हम पढ़ चुके हैं। पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है, जबकि मास्की शिलालेख में अशोक को क्या कहा गया है, बुद्ध शाक्य कहा गया है। आधार कार्ड देख लेते हैं। आधार कार्ड में इसकी माता का नाम धम्मा पासादिका सुब्रदांगी, ये अलग अलग मिलते हैं दोस्तों, याद रहे तो देख लेना। ये माँ बोधि वंश के अनुसार है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ दिव्य वदान के अनुसार इसकी माता का नाम पासादिका है और अशोक अवदान माला के अनुसार सुब्रदांगी है। पत्नी असंधिमित्रा, महादेवी, कारुवाकी, तिस्रक्षिता। वैसे जो लेख मिलता है केवल कारुवाकी का ही मिलता है। पुत्री संगमित्रा और चारुमती। पुत्र की हम बात करें तो महेंद्र, कुणाल, तीवर, तीवर को ध्यान रखना है, और जालोक। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये 2 मिलते हैं, महेंद्र कुणाल। कल्याण के पुत्र राजेंद्र तिरंगी के अनुसार जालोक मिलता है। देखिए, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वो 483 बीसी में हुई थी। अपन पढ़ रहे हैं तीसरी बौद्ध संगीति। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में हुई थी। 483 में यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति, 383 में द्वितीय बौद्ध संगीति। 100 साल में होती है, ये जरूरी नहीं है लेकिन 100 साल में वैसे, लेकिन द्वितीय हुई थी, द्वितीय 100 साल बाद हुई थी 383 बीसी में। और उसके बाद में तृतीय जो बौद्ध संगीत थी वो हुई थी 251 बीसी में। तृतीय बौद्ध संगीतों को ध्यान रखना है क्योंकि किसके काल में थी, अशोक के काल में। अशोक पढ़ रहे हैं, इस वजह से तीसरी बौद्ध संगीति हमें पढ़नी है। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, समय 251 बीसी में। शासक अशोक था, अध्यक्ष मोगलीपुत्र था। हुआ क्या था इसमें कि त्रिपिटक में एक ग्रंथ अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। 3 पिटक आप जानते हैं कौन कौन से हैं। इन तीनों पिटकों में से जो एक पिटक है जिसका नाम है अभिधम्म पिटक, इनकी रचना हुई थी। वैसे बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों में मुख्य रूप से सुत्त आते हैं, विनय, अभिधम। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। जिनमें से जो सुत्त पिटक और विनय पिटक हैं इनकी जो रचना है वो प्रथम बौद्ध संगीति में हो गई थी। ठीक है, और अभिधम पिटक की जो रचना है वो तृतीय बौद्ध संगीति में हुई थी। तो अभिधम पिटक की जो रचना है वो तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के काल में हुई थी, इस बात को ध्यान रखना है।
ठीक है। इसके बाद में चतुर्थ संगीति जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के काल में थी 100 AD में, जिसमें जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है इसमें जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया था, एक महायान और एक हीनयान। ठीक है। महायान यानी कि जो खोतान कुची यानी जो मध्य एशिया वाला जो पार्ट है, इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार हुआ और ये महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं और इसकी मूर्ति की पूजा करते हैं। जबकि जो हीनयान शाखा है वो जावा, सुमात्रा, बाली, श्रीलंका, इंडोनेशिया इस वाले क्षेत्र में हुई है बौद्ध धर्म की, जिसे हीनयान शाखा का जो प्रचार है वो नीचे हुआ है। हीनयान के अनुयायी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन ये महात्मा बुद्ध को आदर्श मानते हैं। देखो वैसे हीनयान महायान को अगर ऐसे याद करना चाहो तो ये जैसे इंडिया है आपका, ये मान लीजिए मैं इंडिया ऐसे बना देता हूँ, देख लीजिए आप। ठीक है। तो महायान जो शाखा है ये ऊपर हुई है, यानी कि एशिया जो मध्य एशिया आएगा ऊपर, यहाँ पर हीनयान महायान शाखा का जो है वो प्रचार प्रसार हुआ था ऊपर। जबकि इसके नीचे जो इधर देखते हैं अपन भारत के नीचे जावा, सुमात्रा, बाली, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इधर वाले जो इलाका है, नीचे वाला जो इलाका है, यहाँ पर हीनयान शाखा का हुआ है। हीन का मतलब क्या होता है? गरीब होता है, नीचा होता है, निम्न वर्ग होता है हीन। ठीक है। तो नीचे आपको ध्यान रखना है हीन शाखा और ऊपर ध्यान रखना है महा मतलब उच्च। ठीक है, महायान शाखा याद रहेगा। ठीक है। अब एक बात ध्यान देने की वैसे कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में हुई थी। इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया, हीनयान, महायान। कौन सी संगीति में? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। जबकि जैन धर्म भी 2 भागों में डिवाइड हुआ था। जैन धर्म कौन सी संगीति में हुआ था बताओ? प्रथम जैन संगीति में, ध्यान रखना है। वैसे मैंने नोट लगा के नीचे लिख रखा है, नोट लगा के लिख रखा है, जैन धर्म प्रथम जैन संगीति में विभाजित हुआ था, जबकि बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगीति में विभाजित हुआ है। ठीक है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म के अनुयायी उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। अशोक के काल में कश्मीर में श्रीनगर व नेपाल में देवपत्तन नामक नगर की रचना हुई थी। किसके काल में? अशोक के काल में। यानी कि मल्ल महाजनपद, 2 राजधानी कुशीनारा और पावा। तो ये कंपैरिजन में बताया गया है। वैसे एक मिनट रुकिए, मल्ल जो महाजनपद था उसकी 2 राजधानियां थी, इनको आप देख लीजिए, 2 राजधानियां थी, एक थी कुशीनारा और एक थी पावा। ठीक है। कुशीनारा जो स्थान इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी और पावा में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध बौद्ध दर्शन से संबंधित थे और महावीर स्वामी जैन दर्शन से संबंधित थे। यानी कि बौद्ध दर्शन किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने। जैन दर्शन किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। बौद्ध धर्म के अनुसार चारों तरफ दुख ही दुख है। दुख का कारण तृष्णा है या अज्ञानता है। ठीक है। इसके लिए प्रतीत्य समुत्पाद शब्द का प्रयोग किया गया है। बौद्ध धर्म में देख रहे हैं अपन, प्रतीत्य मतलब किसी वस्तु का होना और समुत्पाद मतलब अन्य वस्तु की उत्पत्ति यानी कि पाने की इच्छा होना। बौद्ध धर्म का मतलब चारों तरफ इसका जो अर्थ है वो दुख ही दुख है। यानी कि आपके पास साइकिल है ना, तो आप फिर किसकी इच्छा करने लग जाते हैं? बाइक की करने जाते हैं। बाइक पे जा रहे हैं, अब सर्दियों का मौसम है कि यार कार होनी चाहिए, है ना, तो बाइक अगर है तो कार की इच्छा होने लगती है। यानी कि तृष्णा जो होती है, तृष्णा वो ही दुख का मूल कारण है, या फिर अज्ञानता जो है वो इन बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का मेन कारण है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है, प्रतीत्य और समुत्पाद इन 2 शब्दों का यूज किया गया है। ये आत्मा व ईश्वर को नहीं मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं, ईश्वर को भी नहीं मानते हैं। जैन की बात करते हैं। महावीर स्वामी ने जैन दर्शन दिया था। ये आत्मा व ईश्वर को मानते हैं, लेकिन इनका जो स्थान है वो तीर्थंकर से नीचे रखते हैं। इसमें एक शब्द स्यादवाद को ध्यान रखना है। जैन दर्शन में जो शब्द है उसको स्यादवाद को ध्यान रखना है। इसका मतलब शायद है, शायद नहीं है। जैन धर्म ज्ञान की सापेक्षता पर बल डालता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अंधा व्यक्ति जो इसके अगर ये टच करता है इसको तो कहेगा शायद रस्सी है या शायद खंबा है, उसको नहीं पता है कि हाथी का सूंड है ये। ठीक है। चलिए मौर्यकालीन प्रशासन की बात करते हैं। अर्थशास्त्र में मंत्रिणय
शब्द का प्रयोग मिलता है। मौर्य काल में प्रशासन चलाने के लिए तीर्थ व अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इन अधिकारियों की नियुक्ति उपदा परीक्षण के बाद की जाती थी। उपदा परीक्षण से तात्पर्य नैतिकता व चरित्र की जांच करना था। प्रशासन की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में मंत्रिणय शब्द का प्रयोग मिलता है, ठीक है। और मौर्यकालीन प्रशासन को चलाने के लिए तीर्थ और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। अब तीर्थ और अध्यक्ष ऐसे नहीं कि वैसे ही बना दिए जाते थे, इनके लिए उपदा परीक्षण किया जाता। उपदा परीक्षण क्या होता है? एक तरीके से एक परीक्षा होती है, एक परीक्षण किया जाता है जिसमें उस व्यक्ति के चरित्र की जांच करी जाती है, उसका चरित्र ओके है कि नहीं है। दूसरी बात, नैतिकता की जांच करी गई है कि वो सामाजिक दृष्टि से नैतिक है कि नहीं है। उसके बाद ही उसे तीर्थ या फिर अध्यक्ष बनाया जाता था। मौर्य काल में राज्य के उच्च अधिकारियों को 48,000 पण मतलब चांदी की मुद्रा, और कासार पण वो भी चांदी की मुद्रा, ठीक है। ये वार्षिक मासिक वेतन दिया जाता था 48,000 पण। तो मुद्रा क्या चलती थी? पण चलते थे या कासार पण चलते थे। मंत्रिणय में पुरोहित हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, समाहर्ता हो गए, सन्निधाता, युवराज आदि को सम्मिलित किया जाता था। मुख्य रूप से कितने तीर्थ बताए गए हैं? 18 तीर्थ बताए गए हैं। कितने तीर्थ बताए गए हैं? 18 तीर्थ बताए गए हैं मौर्य काल में। अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से पुरोहित और प्रधानमंत्री। मौर्य काल में इन दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में चाणक्य था। चाणक्य क्या था? प्रधानमंत्री भी था और उसका पुरोहित भी था। बिंदुसार के काल में बात करें तो चाणक्य और खल्लाटक दोनों ही थे। अशोक के काल में राधागुप्त मंत्री या पुरोहित के रूप में कार्य कर रहा था। समाहर्ता, राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता था? समाहर्ता होता था। राजकीय कोषाध्यक्ष कौन होता था? सन्निधाता होता था। उत्तराधिकारी युवराज। फौजदारी न्यायालयों से संबंधित न्यायाधीश प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालयों से संबंधित प्रदेष्टा कहलाता था। उद्योग धंधों का प्रमुख अधिकारी कर्मांतिक कहलाता था। ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। दीवानी न्यायालयों से संबंधित व्यवहारिक, या इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट है। एक तो समाहर्ता है, राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी। दूसरा है सन्निधाता है, राजकीय कोषाध्यक्ष। और तीसरा है प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालयों से संबंधित प्रदेष्टा कहलाता है। अध्यक्षों की संख्या कितनी थी? अध्यक्षों की संख्या थी 26 थी, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे, किन की बात कर रहे थे? एक मिनट रुकना। तीर्थ कितने? 18। तीर्थ कितने? 18। और अध्यक्ष कितने हैं? अध्यक्ष हैं 26, ठीक है। 18-26 ध्यान रखना है। मैगस्थनीज ने अध्यक्ष के लिए मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग किया है। मुद्राक्षक जो होता था वो पासपोर्ट अधिकारी होता था। अकरा अध्यक्ष खनन विभाग से संबंधित अधिकारी होता था। सीता अध्यक्ष राज्य की कृषि विभाग का अधिकारी होता था। विविधता अध्यक्ष चारागाह विभाग का अधिकारी होता था। पोतवा अध्यक्ष मापतोल से संबंधित अधिकारी होता था। सूनाध्यक्ष पुच्चर खाने से संबंधित अधिकारी होता था। और पण्याध्यक्ष व्यापार वाणिज्य से संबंधित अधिकारी होता था। पण्य व्यापार वाणिज्य। मानाध्यक्ष दूरी व समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाला। गणिकाध्यक्ष गणिकाओं से संबंधित अधिकारी। नवाध्यक्ष जहाजरानी विभाग से संबंधित अधिकारी। तो आपको जो ध्यान रखना है इनमें से मुख्य रूप से वो रखना है, एक तो आपको ध्यान रखना है अकरा अध्यक्ष खनन विभाग से अधिकारी, सीताध्यक्ष राज्य की कृषि विभाग से संबंधित अधिकारी, और एक आपको ध्यान रखना है चारागाह विभाग का अधिकारी विविधता अध्यक्ष, और मापतोल से संबंधित अधिकारी पोतवा अध्यक्ष, ठीक है। अक्षपटलाध्यक्ष महालेखाकार होता था। अब बात करते हैं मौर्यकालीन प्रशासनिक इकाइयों की। देखिए समाज की जो प्रमुख इकाइयां हैं मुख्य रूप से अपन देखते हैं परिवार, गांव, विश्व, जनपद, महाजनपद, ठीक है। उसके बाद में साम्राज्य। अब हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से साम्राज्य में मुँह पढ़ते हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की जो प्रमुख इकाइयां हैं, जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, वो इस प्रकार से हैं मगध साम्राज्य की। देखिए मौर्यकालीन प्रशासनिक इकाई एक तरफ दे रखे हैं, अधिकारी इधर दे रखे हैं। पहला है केंद्र। केंद्र में होता था राजा,
प्रांत, प्रांत जिसे कहा जाता चक्र, इसमें कुमार होते थे आर्यपुत्र। मंडल, प्रतिष्ठा। आहार, विषय या जिला, विषयपति। स्थानीय, 800 गांवों का समूह स्थानीय। द्रोणमुख, 400 गांवों का समूह द्रोणमुख। खरवाटिक, 200 गांवों का समूह खरवाटिक। संग्रहण, 10 गांवों का समूह, और सबसे नीचे होता था गांव। प्रांत और राजधानी ध्यान रखना है। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, पढ़ चुके हैं। प्राची, पाटलिपुत्र। अवंती की राजधानी उज्जैनी। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत, और इनमें मुख्य रूप से 5वां अगर बात करें कलिंग की, इसकी राजधानी थी तोसली, जो कि अशोक के समय 5वां प्रांत था। ये राजधानी था 5वां, ठीक है, तोसली, कलिंग की तोसली। देखिए, मौर्यकालीन नगर प्रशासन की हम बात करते हैं तो मैग्नेस्नीज के अनुसार मौर्यकालीन नगर प्रशासन 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। 6 समितियों में विभक्त था, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। 6 समितियां कौन कौन सी थी? शिल्पकला समिति, विदेश समिति, जनसंख्या समिति, उद्योग व्यापार समिति, वस्तु निरीक्षक समिति, कर निरीक्षक समिति। ये 6 समितियां थीं। प्रश्न देखिए, निम्न में से मौर्यकालीन नगर प्रशासन की समिति नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ये 6 की 6 जो समितियां हैं वो याद होनी चाहिए। शिल्प, विदेश, जनसंख्या, उद्योग, वस्तु निरीक्षण और कर। जिले के प्रमुख अधिकारी एग्रोनोमई, जिले का प्रमुख अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी। एस्ट्रोनोमई, नगर का प्रमुख अधिकारी। रूपदर्शक, सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी। सिक्कों की जांच करने वाला जो अधिकारी था वो था रूपदर्शक। ठीक है। प्रादेशिक कौन था? प्रदेश का प्रमुख अधिकारी प्रादेशिक। रज्जुक कौन था? जनपद का प्रमुख अधिकारी। और युक्त कौन था? रज्जुक के जो अधीन जो अधिकारी थे उन्हें अपन युक्त कहते हैं। मौर्यकालीन गुप्तचर, गुप्तचर विभाग की हम बात करें तो मौर्यकालीन गुप्तचर विभाग को महामात्य पर्षद कहा जाता था। इसमें गूढ़ पुरुष होते थे, गुप्तचर को कहा जाता था गूढ़ पुरुष। इस विभाग को कहा जाता था महामात्य पर्षद। गूढ़ पुरुष 2 प्रकार से थे, एक संस्था के रूप में कार्य कर रहे थे, दूसरे संचार के रूप में कार्य कर रहे थे। ऐसे गूढ़ पुरुष जो गुप्त सूचनाओं को देते थे, वो कुछ तो ऐसे दुकानदार कर रखे थे जो एक स्थान पर रहते थे, और कुछ ऐसे थे जो घूम घूम पर सूचनाएं प्रदान करते थे। कौटिल्य ने गुप्तचरों के लिए गूढ़ पुरुष नामक शब्द का प्रयोग किया है और गुप्तचर विभाग के लिए महामात्य पर्षद शब्द का प्रयोग किया है। जिसमें गूढ़ पुरुषों के या गुप्तचरों के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार से हैं। देखिए, एक थी संस्था, यानी कि एक स्थान पर रहकर गुप्तचर का कार्य करते थे। एक था संचार, जो कि घूम घूम कर गुप्तचर का जो कार्य वो करते थे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि घनानंद को हराने के लिए कौटिल्य ने या कौटिल्य के द्वारा एक रणनीति तैयार की गई थी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के चक्कर में उन्होंने क्या किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्याभिषेक होने से पहले, यानी कि युद्ध करने से, घनानंद के युद्ध करने से पहले उन्होंने एक रणनीति अपनाई थी कि इन्होंने एक तो संस्था का निर्माण किया था, एक संचार का, यानी कि 2 गुप्तचर छोड़े थे। अब गुप्तचर में क्या सिस्टम होता था? संस्था में तो ऐसे गुप्तचर होते थे जो कि जैसे दुकानदार थे, कि घनानंद के राज दरबार में से कोई भी व्यक्ति आता, उसकी हर व्यक्ति की पहचान करनी होती थी कि कौन सा व्यक्ति किस कार्य के लिए जा रहा है, किधर जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने गुप्तचरों के रूप में कार्य किया था बहुत सारे लोगों ने, जिनमें से दुकानदार थे, कुछ स्थायी थे, कुछ घूम घूम कर रहे थे। और उन्होंने, दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा तो 20 कन्याओं का निर्माण भी उन्होंने किया था, 20 कन्याओं का। इसमें ऐसी कन्याएं मुख्य रूप से निर्मित की गई थी जिनको थोड़ा थोड़ा जहर दे दे के, हल्का हल्का विष दे दे के उन्हें विष कन्या बना देता। मतलब जैसे शराबी नहीं होता क्या, थोड़ी थोड़ी शराब देगा तो क्या थोड़े थोड़े में नशा नहीं करेगा, लेकिन बाद में थोड़े दिनों के बाद में वैसा शराबी हो जाता है कि उसके 1 बोतल भी नशा नहीं करती है ना। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा जहर देके उनको कन्याओं को निर्मित किया गया था कि वो जाएं और घनानंद के जो भी सैनिक वगैरह हैं उनको जैसे वो किस वगैरह करेंगी तो उनको मतलब उससे प्रभाव पड़ेगा, वो मर जाएंगे। तो इस प्रकार से 20 कन्याओं का भी निर्माण किया था उन्होंने षड्यंत्र रच के, और संस्था और संचार का भी निर्माण किया था। तो संस्था और संचार में ये मुख्य रूप से गुप्तचर थे। गुप्तचर मतलब गुप्त सूचनाएं प्रदान करते थे। कुछ ऐसे थे व्यापारी जो एक जगह रहते थे, जिनके पास लोग खुद आते थे, तो वो खुद बताते थे भाई फलाना आया था, वो ऐसा सामान लेके गया है,
गुप्तचर थे। और कुछ ऐसे थे जो घूम घूम के बताते थे, जाते थे भी मार्केट वगैरह में, देखते थे कौन क्या काम कर रहा है, तो इस प्रकार की सूचनाएं देते थे। ठीक है दोस्तों। मौर्य काल में महिलाएं भी गुप्तचर का कार्य करते थे, इस बात को भी ध्यान रखना है। मौर्यकालीन अगर राजस्व प्रशासन की बात करें तो राजस्व मुख्य रूप से बहुत सारे प्रकारों से लिया जाता था। दुर्ग से लिया जाता था, यानी कि नगरों से जो प्राप्त आय थी उन्हें दुर्ग, जनपद से प्राप्त आय राष्ट्र, खानों से प्राप्त आय खन्नी कहा जाता था, फल फूल सब्जियों से प्राप्त आय को सेतु कहा जाता था, जंगल से प्राप्त आय को वन कहा जाता था, पशुओं से प्राप्त आय को ब्रज कहा जाता था, और स्थल व जल मार्ग से प्राप्त आय को वणिक या वणिक पथ कहा जाता था। मौर्यकालीन में आय के भी और भी काफ़ी स्रोत थे, जिसमें मुख्य रूप से राज्य की भूमि पर खेती करने से जो प्राप्त आय होती थी उन्हें सीता कहा जाता था, किसानों से प्राप्त आय को भाग कहा जाता था, संकट काल में प्रजा से लिया जाने वाला कर प्रणय कहलाता था, निःशुल्क श्रम या बेगार विष्टि कहलाता था। ठीक है, एक प्रकार का धार्मिक कर बलि कहलाता था, अनाज के रूप में न लेकर नगद लिया जाने वाला कर हिरण्य कहा जाता था, और भूमि की माप हेतु लिया जाने वाला कर रज्जु कहलाता था। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो प्रणय कहा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में संकट के समय प्रजा से लिया जाने वाला कर कौन सा था, प्रणय कर। निःशुल्क या श्रम या बेगार नामक जो कर था वो विष्टि कहलाता था। ठीक है, यानी कि विष्टि क्या होता था, जैसे कोई भी मजदूर होता है, जैसे उसका टाइम है मान लीजिए 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, तो उससे 10 बजे से 5 बजे के बजाय 6 बजे तक काम करवा लिया जाता था, 1 घंटा एक्स्ट्रा करा लिया जाता था। जो एक्स्ट्रा काम कराया जाता था उसका कोई भी एक पगार उसको नहीं दिया जाता था, कोई भी उसकी श्रम मेहनत उसको नहीं दी जाती थी। इसे ही अपन बेगार या निःशुल्क श्रम कहते हैं, इसे ही उस समय में विष्टि कहा जाता था। ठीक है, यानी कि उससे पैसे तो नहीं लिए जाएंगे लेकिन काम एक्स्ट्रा करा लिया जाएगा उतने ही पैसे का, तो इसे विष्टि कहा जाता था। एक धार्मिक कर लिया जाता था, उसे बलि कहा जाता था, ये अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, नगद जो लिया जाता था, यानी कि अनाज के रूप में न लेकर नगद जो पैसे लिए जाते उसे हिरण्य कर कहा जाता था, और भूमि की माप तोल करने के लिए जो कर लिया जाता उसे रज्जु कहा जाता था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 2-3 पेज हो रहे हैं दोस्तों, ये खत्म करते हैं फिर क्लास को। कंप्लीट मौर्य काल इसमें हो जाएगा आपका। वर्तनी, सीमा पार करने पर लिया जाने वाला कर वर्तनी कहलाता था। अर्थशास्त्र में बीमा की जानकारी भी मिलती है। बीमा के लिए भय प्रतिकारव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्य के द्वारा नियंत्रित उद्योग जिसमें हथियार उद्योग, जहाजरानी उद्योग, नमक उद्योग, खनन उद्योग और शराब उद्योग इत्यादि उद्योग आते थे। अब हम बात करते हैं वन की। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के वन, हस्ती वन और द्रव्य वन होते थे। जहाँ हाथी प्राप्त होते उन्हें हस्ती वन, और जहाँ से खनिज प्राप्त होते थे उन्हें द्रव्य वन कहा जाता था। अब मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन की बात करते हैं। तो सैन्य प्रशासन में ध्यान रखना है, एक विद्वान थे जिसका नाम था प्लिनी। प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास में लगभग 6 लाख की सेना थी। ठीक है, जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं की सेना है। मेगास्थनीज के अनुसार सेना में 6 समितियाँ थी, इसमें प्रत्येक में 5 सदस्य थे। अभी 6 समितियों को भी आपको ध्यान में रखना है। 6 समितियाँ कौन कौन सी थी, जिसमें मुख्य रूप से पैदल समिति, रथ समिति, अश्व समिति, गज समिति, नौसेना समिति, रसद समिति, ये 6 प्रकार की सेना थी, और प्रत्येक सेना में 5-5 व्यक्ति थे, 5-5 सदस्य थे। चतुरंगिनी सेना पूछा जा सकता है कि निम्न में से चतुरंगिनी सेना में शामिल नहीं है, तो आपको बता देना है। तो कौन कौन से शामिल है ये देखते हैं। तो एक तो पैदल सेना, रथ सेना, अश्व सेना यानी कि जो घोड़े पे होती थी, और गज सेना जो हाथी पे होती थी। तो पैदल चलने वाली, रथ पे चलने वाली, घोड़े पे चलने वाली और हाथी पे चलने वाली सेना को चतुरंगिनी सेना कहा जाता था। ठीक है, ये जो रसद समिति होती थी दोस्तों, रसद का मतलब होता है खाने पीने से संबंधित। तो यह समिति उपरोक्त सेनाओं के लिए हथियार और खाने पीने की जो सामग्री है वो उसकी व्यवस्था करती थी। निम्न में से चतुरंगी सेना में शामिल नहीं है, मैंने बता दिया कि 4 ऑप्शन देगा, कोई सा भी पूछ सकता है। तो पैदल सेना, गज सेना, अश्व सेना होती है, लेकिन नौसेना नहीं होती है। मौर्यकालीन सिक्के, मौर्यकालीन सोने के सिक्कों को निष्क कहा जाता या सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को पण या कासारपण कहा जाता था। इसके अलावा धरण और शतमान नामक जो सिक्के हैं वो भी प्रचलन में थे। शतमान नामक जो सिक्का है इसका जो प्रचलन है वो ब्राह्मणों को दान देने के लिए किया जाता था। तांबे के सिक्के, मासक व काकणी तांबे के सिक्के थे। मौर्यकालीन जो मुद्रा थी वो, यानी कि जो राज्य की मुद्रा थी वो थी पण। ठीक है,
पर्ण का प्रयोग वेतन देने के लिए किया जाता था, जिन पर सूर्य, चंद्र, मयूर, पीपल, बैल, सर्प आदि की आकृति बनी होती थी। इन्हें पंचमार्क या आहूत मुद्रा भी कहा जाता था। इस बात को भी ध्यान रखें। मौर्यकालीन सामाजिक जीवन की हम बात करते हैं तो समाज में वर्ण व्यवस्था मौजूद थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण थे। कौटिल्य ने शूद्र को आर्य के समान माना है और शूद्रों को सेना में भर्ती होने के योग्य भी माना था। किसने? कौटिल्य ने। मौर्यकाल में कार्य के आधार पर भी सामाजिक विभाजन इकाई देखने को मिलती है। इसमें से मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो तनुवाय यानी कि जुलाहा, रजक यानी कि धोबी, पलवक यानी कि रस्सी पर चलने वाला, जिसे अपन वो कहते हैं, क्या कहते हैं, नटनी क्या कहते हैं अपन, ठीक है। कुशीलव तमाशा दिखाने वाला, सोबिक मदारी, कुलक जादूगर। मेगास्थनीज के अनुसार समाज को, मौर्यकालीन समाज को 7 जातियों में विभाजित किया गया था। मेगास्थनीज के अनुसार कितनी जातियों में? 7 जातियों में विभाजित किया गया था। दार्शनिक, किसान, अहीर यानी कि ग्वाले, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद यानी कि शासक वर्ग, ठीक है। ऐसी महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थी उन्हें अनिष्कासनी कहा जाता था। संगीत व नृत्य के माध्यम से अपना जीवन यापन करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहलाती थी। और इसके अलावा प्रवहन जो होता है वो एक प्रकार का सामूहिक उत्सव होता था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि पर निर्भर थी। इन तीनों को सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। वार्ता में कौन कौन से शामिल हैं? तो कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व्यापार शामिल है, ठीक है। वृत्ति यानी कि ये जो वार्ता है यानी कि वृत्ति यानी कि आजीविका का साधन थी, कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य। फसल की हम बात करें तो 3 प्रकार की फसल थी मुख्य रूप से। हेमन, रवि की फसल को हेमन कहा जाता था, खरीफ की फसल को ग्रीष्म कहा जाता था और जायद की फसल को केदार कहा जाता था। फसल मुख्य रूप से धान सबसे उत्तम फसल माना जाता था यानी कि चावल, और गन्ना को सबसे निकृष्ट फसल माना जाता था, ठीक है। कब की बात है? ये मौर्यकाल की बात है। रबी की फसल में बात करें तो मुख्य रूप से 2 रबी की फसल ज़्यादा प्रमुख रूप से थी, गेहूँ, सरसों। खरीफ की फसल में चावल, बाजरा, कपास, गन्ना इत्यादि, ठीक है दोस्तों। अभी आगे भी है थोड़ा सा, 1 या 2 पेज है शायद, एक लास्ट पेज है ये, इसको भी हम देख लेते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या करके सेनापति पुष्य शुंग के द्वारा की गई थी और भारत में शुंग वंश की स्थापना करी गई थी। मौर्य वंश के अंतिम शासक पूछा जा सकता है वृद्धरथ। इसकी जो हत्या है उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी और बाद में इन्होंने भारत में शुंग वंश की स्थापना करी थी पुष्यमित्र ने। शुंग वंश के बाद में कर्ण वंश आया, आंध्र सातवाहन वंश आया और इन्होंने यहाँ पर शासन किया। आंध्र सातवाहन वंश के शासक ने अपने नाम के आगे अपनी माता के नाम का प्रयोग किया। इसके अलावा आंध्र सातवाहन वंश के जो शासक थे सातकर्णी प्रथम, इनके काल में भूमि दान देने की व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसकी जो जानकारी है वो महाराष्ट्र के नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होती है। भूमि दान देने का जो प्रथम अभिलेख था, जो प्रथम अभिलेख के साक्ष्य था, वो नाना घाट अभिलेख माना जाता है। अर्थात मौर्य काल के बाद में भारत में शुंग, कर्ण, आंध्र सातवाहन इत्यादि छोटे छोटे जो भाग हैं वो विभक्त हो गया। इंडिया जो है छोटे छोटे भागों में विभक्त हो गया। इसके अलावा भारत में इसी समय कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी आए थे, जिन्होंने भारत में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इन विदेशी आक्रमणकारियों में मुख्य रूप से हिंद, यमन यानी कि इंडो ग्रीक, पल्लव, शक, कुषाण इत्यादि थे। शकों के राजा रुद्रदामन, जिनका जूनागढ़ अभिलेख हमने पढ़ा, जिसे अपने को सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। और कुषाण यानी कि कनिष्क के काल में हमने जाना था चौथी बौद्ध संगीति हुई थी और इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान शाखा में विभाजित हो जाता है, ठीक है। इसका जो आयोजन है वो कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पे किया गया था। नोट लगा के लिख रखा है कि मौर्य काल के बाद भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया और भारत को फिर से एक राजनीतिक एकता में बांधने का जो श्रेय है वो गुप्त शासकों को दिया जाता है। अतः अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में दोनों को एक ही क्लास में कंप्लीट कर दूंगा, गुप्त और गुप्तोत्तर, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही। ये क्लास लगभग कितनी मिनट की हो गई है? 79 मिनट की हो गई है, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।